नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो एचपीएसएससी का ये जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सभी सेक्शन जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सभी की वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पॉलिटी का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 127 से स्टार्ट करेंगे। 127 क्वेश्चन देखिए क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, तो भारत का संविधान जो है वो किसको मान्यता प्रदान करता है। ये जो भारत का संविधान है ये मान्यता प्रदान करता है धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को। तो इन दोनों को ये मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं जान सकते, तो यहीं पर इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी, तो मूलभूत कर्तव्य जो है इनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो मूलभूत कर्तव्य जो है इनमें लीगल सैंक्शन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है 128 का। लीगल सैंक्शन जो है वो इनमें शामिल नहीं है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं, तो यूएसएसआर से हमने जो है ये अडॉप्ट की हैं। अगर बात करें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट्स इसके साथ डील करता है फंडामेंटल ड्यूटी से, तो पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके साथ डील करता है। पार्ट के बाद आर्टिकल कौन सा डील करता है, तो आर्टिकल 51A, ये आर्टिकल जो है इसके साथ डील करता है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, ये भी आप याद रखिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग की बात करें तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो प्रेजेंट टाइम में जो है इसके कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है नीति आयोग के। अगर अब नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 13 अगस्त 2014 में जो था वो मोदी सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले जो था इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली जनवरी 1, 2015 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस तरह की बातें आप याद रखिए। ये पूछा जाता है कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, 130 है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की ओथ किसके द्वारा करवाई जाती है, शपथ इसकी तो किसके द्वारा कराई जाती है, तो प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्रेसिडेंट जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो देखो प्रेसिडेंट को जो है वो डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं किया जाता, इनको इलेक्ट किया जाता है। एक तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके इलेक्टेड मेंबर जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली और पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, इन दोनों के याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 है, द टर्म ऑफ राज्यसभा वॉज फिक्स्ड बाय। राज्यसभा का कार्यकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो ऑप्शन सी पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अगर राज्यसभा का सदस्य चुनना हो किसी को तो उसके लिए क्या मिनिमम एज रखी गई है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। तो भारत में न्यायिक प्रतिष्ठा का शक्ति जो है वो किसको दिया गया है, तो 132 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 132 का ऑप्शन बी इम्प्लिसिट जो है वो सही आंसर है, अंतर्निहित। देखो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, मतलब कोई भी जजमेंट दी गई है उस जजमेंट को जो है वो फिर से जुडिशियली रिव्यू किया जाएगा, इस तरह से जुडिशियल रिव्यू होता है। मेंस के एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन 133 है, बाय व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बी एक्सटेंडेड। तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई इमरजेंसी वगैरह का केस हो जाता है तो उस टाइम जो है 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1 ईयर।
देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा जाता है कि गोवा में कितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। तो गोवा में जो है वो 40 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है। गोवा के बाद पूछा जाता है कि सिक्किम में कितनी है, तो सिक्किम में कितनी है 32। सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम में सबसे कम है 32। और उसके बाद मिजोरम में पूछा जाता है मिजोरम में कितनी है, तो मिजोरम में 40 सीट्स हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 403 इनकी संख्या है। तो ये याद रखिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 है द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू कंकरेंट लिस्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन विद द। तो भारतीय संविधान की 7वीं सूची में उल्लेखित समवर्ती विषयों के संबंध में कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखो 134 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जो ये एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है कंकरेंट लिस्ट की, तो इनमें जो पावर है वो सेंटर के पास दी गई है। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल हैं 12। ठीक है, तो 7th शेड्यूल किसके साथ डील करता है, 7th शेड्यूल जो है वो यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के साथ जो है वो डील करता है, याद रखिए। अब 7th शेड्यूल जो है इनके साथ डील करता है, तो जो लैंग्वेजेस होगी वो कौन से शेड्यूल में है, लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में है। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था TGT नॉन मेडिकल का, तो उसमें पूछा गया था कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं, उनके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है। ये आप कमेंट करके बता दीजिए, म्यूनिसिपलिटी और पंचायत के साथ कौन कौन से शेड्यूल डील करते हैं। 135 देखिए, इलेक्शन ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड। तो पंचायत का जो इलेक्शन है वो कब कितने वर्षों के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो 135 का ऑप्शन बी सही आंसर है। एवरी 5 ईयर्स, तो प्रत्येक 5 वर्ष में जो है वो पंचायतों के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब कुछ एक कमेटीज़ हैं जो पंचायती राज के साथ डील करती हैं। एक तो हो गया बलवंत राय मेहता कमेटी। ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये पंचायती राज के साथ डील करती है और ये 1957 में अपॉइंट की गई थी कमेटी। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी भी पंचायती राज से डील करती है। ये कमेटी जो था वो 1977 में अपॉइंट की गई थी। उसके बाद GVK राव कमेटी जो है वो 1985 में जो था वो अपॉइंट की गई थी ये कमेटी। LM सिंघवी कमेटी जो है वो 1986 में जो है वो राजीव गांधी सरकार के दौरान जो था ये अपॉइंट की गई थी। गादगिल कमेटी जो था वो 1988 में अपॉइंट की गई थी। ये सब आप याद रखिएगा, इन अलग अलग कमेटीज़ के बारे में कब कब अपॉइंट की गई थी। 136 जो है ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसको हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द अथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द। तो भारत में समेकित निधि में से निधि आहरण की प्राधिकारिता आवश्यक किसके पास आनी चाहिए, तो ये जो है किसके पास आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो है 141 का जो है कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद जो है इसका सही आंसर है। अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 266 जो है ये बात करता है किसके बारे में, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बारे में ये बात करता है। और कंटिजेंसी फंड भी एक होता है, तो कंटिजेंसी फंड के बारे में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 267 जो है वो कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है। तो ये दो आर्टिकल याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 142 है आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रोटर्म स्पीकर इज। तो जो जब एक बार इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद प्रोटर्म स्पीकर का चुनाव किया जाता है, ये किसके द्वारा इलेक्ट या फिर अपॉइंट किए जाते हैं, तो 142 का जो है वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है 142 का। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, कोई भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको जो है वो प्रोटर्म स्पीकर बना दिया जाता है। देखो वैसे तो जितने भी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल क्यों है, डाउटफुल इसलिए है क्योंकि एक बार जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो प्रोटर्म स्पीकर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी मेंबर लोकसभा के जो है वो अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी लोकसभा के मेंबर को जो है वो एज अ प्रोटर्म स्पीकर अपॉइंट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोटर्म स्पीकर होते हैं जो कुछ टाइम मतलब स्टार्टिंग में जब पहला सेशन होता है उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इनके पास जितनी भी पावर स्पीकर के पास होती है वो सभी पावर जो है इनके पास भी होती हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑफिशियल आंसर की और ऐसे आंसर है उसमें डाउट है, तो मैं तो प्रेसिडेंट ही कहूँगा क्योंकि
असल में किताबों में भी यही लिखा गया है, तो प्रेसिडेंट इसका हम सही आंसर मानेंगे। वैसे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो मैंने आपको बता दिया। 143 देखिए, 143 है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं। 143 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, प्रेसिडेंट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जो है वो इनको चुनता है। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इसको जो है वो चुनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो अभी हाल फिलहाल में जो है एक एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, कहाँ पर, स्टेट के लिए अपॉइंट किए गए हैं, इंडिया के नहीं। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल ही में। तो जस्टिस राजेश बिंदल, ये नाम है इनका, ये अपॉइंट किए गए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, उसके लिए ये अपॉइंट किए गए हैं। तो इन्हें कौन अपॉइंट करता है, ये जो है ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा करंट के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया है, चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया है। अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट पूछ लिया जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 144 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लोकसभा में अधिक सीटें रिजर्व होती हैं। 144 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक रिजर्व होती हैं। अभी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 151 पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू। तो पार्ट 3 है जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करता है। तो पार्ट 3 जो है वो डील करता है ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स के साथ। अब अगर पार्ट्स की बात करें तो वैसे तो मैं पहले भी इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पार्ट 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करता है। अगर पार्ट 1 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पार्ट 1 डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। पार्ट 2 किसके साथ डील करता है, पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के साथ डील करता है। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट के साथ डील करता है। और पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील करता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट के जो 5-6 पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। 152 देखिए, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। तो प्रेसिडेंस का जो अध्यादेश है वो कितने टाइम के लिए जो है वो प्रभावशाली रहता है। तो 152 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 6 मंथ 6 महीनों के लिए जो है ये प्रभावशाली रहता है। अगर बात करें प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ डील करता है। तो आर्टिकल 123 1, 2, 3 आर्टिकल जो है ये डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153 है, हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो पब्लिक पर्स का अभिभावक कौन कहलाता है। 153 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, कैग को कहते हैं। कैग क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। अगला क्वेश्चन देखिए 154 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑप्शन बी जो है 154 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। तो स्पीकर का जो वोट है उसको लोकसभा में क्या कहा जाता है। तो स्पीकर के वोट को जो है वो कास्टिंग वोट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपको पता है जब भी जो है वो डेडलॉक की स्थिति जो है वो बन जाती है, दोनों लोगों के बीच में जो पक्ष और विपक्ष होता है, तब उस टाइम जो है वो कास्टिंग वोट जो है वो प्रैक्टिस किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इनमें से कौन सी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 156 की अगर आप बात करेंगे तो 156 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, डिमांड्स फॉर ग्रांट कमेटी जो है वो सही आंसर है। ये कमेटी जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। बाकी कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट हो गया, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, कमेटी ऑन एस्टिमेट हो गया, ये सभी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के अधीन आती हैं। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम दे दी जाती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली.